जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आपको कोई बात पसंद हो या ना हो, तथ्य वही रहते हैं, इसलिए राय बनाने से पहले तथ्यों को जानना जरूरी है। देश भर के शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने का तर्क देते हुए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हाल ही में 14 पन्नों का एक रेगुलेशन लाया। इस रेगुलेशन पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि इससे शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि ये रेगुलेशन सवर्णों के खिलाफ है, उनको सशंकित करता है। दोनों पक्षों का क्या मत है, असल में इन नए रेगुलेशंस में क्या है और विरोध क्यों हो रहा है, इस बार इसी विषय पर बात होगी। हाय, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। Feel the relief with Sensodyne DSP। 17 जनवरी 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जान दे दी। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ जातिगत भेदभाव किया, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में थे और इसी वजह से ये कदम उठाया। 22 जनवरी 2019 मुंबई के टोपीवाला मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी ने जान दे दी। आरोप कि उनको कॉलेज में और बीवायल नायर हॉस्पिटल में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। रोहित और पायल के परिजनों ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की मांग की। 3 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी को निर्देश दिया कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में 2012 के नियमों के तहत मिली जातिगत भेदभाव की सभी शिकायतों का कुल डेटा सबमिट करें। इसी रिपोर्ट से सामने आया कि 2019 से 2024 के बीच शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल्द नए गाइडलाइन लाने के निर्देश दिए। मार्च 2015 में केंद्र सरकार का इस दिशा में ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। इसके बाद यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 निकाले। ये नए नियम यूजीसी के 2012 वाले नियमों की जगह लेंगे। ये नियम पहले से ज्यादा सख्त और मैंडेटरी किए जाने का दावा है। इन नए नियमों का उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना। खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांगता को लेकर हो रहे भेदभाव इसमें शामिल हैं। ये प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि ये वर्ग समाज में ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। आगे जाने से पहले गाइडलाइन में कुछ चीजें कई बार रिपीट होंगी, इसलिए जल्दी से उन्हें भी समझ लेते हैं। पहला है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति आधारित भेदभाव। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ जाति या जनजाति के आधार पर होने वाला भेदभाव बताया गया है। यह परिभाषा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों पर ही लागू होती है। नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव क्या होगा। भेदभाव का मतलब किसी व्यक्ति के साथ गलत या पक्षपात वाला व्यवहार करना। अगर किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर अलग व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव कहा जाएगा। भेदभाव में यह भी आता है कि किसी को पढ़ाई में पीछे कर दिया जाए, किसी को अलग कर दिया जाए या किसी को बिना वजह खास सुविधा दी जाए। अगर ऐसे कामों से किसी व्यक्ति को इक्वलिटी माने बराबरी का हक ना मिले या उसके सम्मान को, गरिमा को ठेस पहुंचे तो उसे साफ तौर पर भेदभाव माना जाएगा। नोटिफिकेशन में कई बार इक्विटी शब्द आप पढ़ेंगे, गाइडलाइन में इसका मतलब भी साफ लिखा है। इक्विटी, सभी को एक जैसा और न्यायपूर्ण मौका मिले, हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का फायदा उठाने का बराबर मौका मिले। यह एक पेज है। इक्विटी और इक्वलिटी दोनों अलग चीजें हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इन तीनों बच्चों को देखिए, इन तीनों की हाइट अलग है, तीनों दीवार के दूसरी ओर देखना चाह रहे हैं। जाहिर है कि लंबाई अलग अलग होने की वजह से देखने में परेशानी तो आ ही रही होगी। ऐसे में इक्वलिटी के सिद्धांत को देखें तो तीनों को एक जैसा साधन दिया जाएगा, माने तीनों को एक एक स्टूल। ऐसे में लंबा बच्चा तो आराम से देख लेगा, लेकिन जिसकी हाइट कम होगी, मतलब जो वंचित समाज से होगा, उसे अभी भी परेशानी होगी। ऐसे में काम आती है इक्विटी। इक्विटी में हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मदद मिलती है, यानी छोटे बच्चे को ज़्यादा ऊंचा स्टूल और लंबे को थोड़ा कम ऊंचा स्टूल। अब तीनों दीवार के उस पार आसानी से देख सकते हैं और सबको बराबरी का मौका मिलता है। ये हुई इक्विटी, यानी बात यूजीसी की गाइडलाइन में भी यही कही गई है। अगला सवाल कि ये नए नियम लागू किस तरह कराए जाएंगे। इसके लिए 3 तरह की व्यवस्था की गई है।
इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड। इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसका उद्देश्य होगा वंचित और कमजोर वर्गों से जुड़ी नीतियों पर नजर रखना। ये जिला प्रशासन और पुलिस के साथ काम करेगा, जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद दिलाने में भी सहायता करेगा। हर संस्थान में ईओसी के 5 शिक्षक सदस्य होंगे। इन सदस्यों के लिए किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। अगर किसी कॉलेज में 5 शिक्षक सदस्य नहीं है तो उस कॉलेज का काम उसी विश्वविद्यालय का ईओसी संभालेगा जिस विश्वविद्यालय से वो कॉलेज जुड़ा हुआ होगा। दूसरा है इक्विटी कमेटी माने समता समिति। ईओसी के तहत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। हर संस्थान का हेड इसका चेयरपर्सन होगा। साथ ही 5 सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग और महिलाओं का इसमें होना अनिवार्य है। इसके इतर समता समूह का भी प्रावधान है। इनका काम है कैंपस में भेदभाव पर नजर रखना, उसको रोकना। ये स्क्वाड लगातार सक्रिय रहेगा। हर संस्थान में 24 घंटे काम करने वाली इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी, जिस पर छात्र जो हैं वो भेदभाव की घटनाओं की शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा इक्विटी एम्बेसडर भी बनाने की बात कही गई है। ये कैंपस में बराबरी और न्याय का संदेश फैलाया करेंगे। अब समझते हैं कि ये पूरा तंत्र भेदभाव रोकने के लिए काम कैसे करेगा। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पे या ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकता है। हर यूनिवर्सिटी में ये नंबर और पोर्टल जारी किए जाएंगे या इसके अलावा लिखित शिकायत भी की जा सकती है। साथ ही ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को ईमेल भेजकर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। जरूरत हुई तो शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जानकारी मिलने पर अगर कानूनी अपराध बनता दिखता है तो जानकारी तुरंत पुलिस को भेजी जाएगी। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर इक्विटी कमेटी बैठक करेगी और जरूरी कार्रवाई शुरू करेगी। इक्विटी कमेटी 15 वर्किंग डेज के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद संस्थान का प्रमुख 7 वर्किंग डेज के भीतर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजाओं का क्या प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर संस्थान अपने रूल्स के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसमें सस्पेंशन से लेकर कॉलेज से निकालने तक का प्रावधान होता है। लेकिन अगर मामला गंभीर होता है तो एससी एसटी एक्ट या आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। इसमें कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर ओम्बड्स पर्सन के पास अपील कर सकता है। ओम्बड्स पर्सन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी होता है जो शिकायतों की जांच करने और उनको सुलझाने में मदद करेगा। ओम्बड्स पर्सन जरूरत पड़ने पर किसी एमिकस क्यूरी यानी स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञ को भी नियुक्त कर सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि अपील का निपटारा 30 दिनों के भीतर किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। हमने आपने 2026 के नए नियमों को समझा, लेकिन हम बार बार 2012 वाले नियमों का भी नाम लेते आए हैं। तो ये भी समझ लेते हैं कि 2026 और 2012 वाले नियमों में अंतर क्या है। 2012 के नियम एडवाइजरी नेचर के थे। इनमें कहा गया था कि सजा भेदभाव या उत्पीड़न की गंभीरता के अनुसार होगी, लेकिन नियम न मानने वाले संस्थानों पर सीधी कार्रवाई का साफ प्रावधान नहीं था। इसके उलट नए नियम लागू कराने के लिए यूजीसी ने राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का प्रावधान किया है। जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी उन्हें अपनी योजनाओं से बाहर कर सकती है, डिग्री या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने से रोक सकती है, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट की सूची से हटा सकती है। जबकि अब आए नए नियमों को, जैसा कि हमने बताया, मैंडेटरी की शक्ल दी गई है। 2012 के नियमों में संस्थानों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने की बात थी, लेकिन उसमें कितने मेंबर होंगे और भेदभाव होने पर क्या होगा यह साफ नहीं बताया गया था। 2012 के रेगुलेशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान था जिसके पास कंप्लेंट पहुंचाई जा सकती थी। साथ ही उसके फैसले के खिलाफ संस्थान प्रमुख के पास अपील की जा सकती थी। नए नियमों में शिकायत करने और उनका निपटारा करने का पूरा प्रोसेस काफी साफ और डिटेल में है। इसे हम और आप अभी ऊपर समझ चुके हैं। इसके अलावा 2012 के नियमों में ओबीसी का जिक्र नहीं था। सिर्फ इतना कहा गया कि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 2026 के रेगुलेशन में ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव को भी लिया गया है। नियम कायदे समझ लीजिए। अब सोचिए ये समस्या कितनी बड़ी है। आंकड़ों का रुख करते हैं। बीते कुछ सालों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड कहते हैं कि 2004 से 2024 के बीच 115 छात्रों ने जातिगत भेदभाव की वजह से जान दी। वहीं यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को जातिगत भेदभाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज में पिछले 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव के मामले बढ़े हैं। 2019-20 में 173 मामले दर्ज किए गए थे। 2023-24 में ये बढ़कर 378 हो गए। नंबर स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव बढ़ा है तो नियम भी कड़े होने चाहिए। फिर नए नियमों का विरोध क्यों किया जा रहा है?
क्यों कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है? 27 जनवरी 2026 को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में आलोचकों ने यूजीसी के नए नियमों पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की डिफिनीशन साफ नहीं है, जिससे इसका मिसयूज किया जा सकता है। आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि इन नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान नहीं है। नए नियमों के विरोध में दिया जा रहा यही सबसे बड़ा तर्क है। पीटीआई से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बात सही है कि जातीय भेदभाव होता है, लेकिन अगर गाइडलाइंस में ही भेदभाव हो तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए? शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से? कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूं कि यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या इसमें जरूरी संशोधन किया जाए। इस बीच सरकार की तरफ से भी बातें आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नियमों के तहत किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी को भी नियमों का मिसयूज नहीं करने दिया जाएगा। जो भी किया जाएगा वो संविधान के हिसाब से ही होगा। तो ये थे दोनों पक्षों के तर्क। पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के शो में इतना ही। सारी जानकारी जुटाई थी ऋतु और अभिलाष ने मिलकर। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।